सबको मेरा जय जिनेंद्र। आई एम सो सॉरी, हमारा साहब जी को थोड़ा टाइम लगेगा ज्वाइन करने में, तो हमें थोड़ी देर उनके लिए वेट करना होगा। आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट आवर जेन टॉक सेशन, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जेन टॉक सेशन, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, कि पहले शुक्रवार को हुआ करता था और अब ये सेशन शनिवार को 8:30 बजे होने लगा है। So I would like to talk little bit about this session. Uh, so it is going to be a very interesting one because this time we'll get to know or explore rather the Jain academic studies in America. What are its challenges and the future plans of these Jain pertaining studies? And it's an honor to know all this through a very well-known person who is Mr. Dr. Jaswant Modi, whose entire life is a real source of inspiration. So, and he's a retired doctor, and right now he does so many good works to promote Jainism, and he's like massively promoting the veganism and green ecology in America right now. So I would request all of you do join the session tomorrow at 8:30, and we know so much about हमारे भारत में जैन की पृष्ठभूमि और हमारा बैकग्राउंड और हमारा प्रोग्रेस, but it's very interesting to know what's happening outside of our country. So really inviting you, all of you, to join us tomorrow at 8:30. And I'll just check with my team if Mara Saab ji has joined or not. Kevin, Saiji is facing little network issue, okay, okay, so ठीक है, he'll be joining in a minute. ठीक है, ठीक है. So little bit, Kevin, please interrupt me if he has joined because I can't see him. So I would Sure. just little bit in brief about what we learned in the last class. So as we know, this is the 15th class of Jain diet and Ayurveda. और पिछली क्लास में हमने वो सप्त धातुएं और उनके बारे में और अच्छे से उनको समझा और उसके बढ़ने या घटने से होने वाले रोगों पर मुख्य रूप से चर्चा करी। इसके साथ साथ we also discussed on Agni, the digestive fire, and learned the concept of ama. अमा और अग्नि का कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ साथ ही जाता है आयुर्वेद में। तो ये अमा क्या है? अमा इज नथिंग बट टॉक्सिन, undigested metabolic waste inside our body. When our body's metabolic efficiency is compromised, we create ama. Ama can lead to several underlying health issues. इन आयुर्वेदा ऐसा बोला जाता है कि आमा इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड फॉर्म ऑफ इलनेसेस। तो क्या वजह है इस कंडीशन का हमारे बॉडी में? ऑफ कोर्स डिसरप्टिव लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड अनहेल्दी चॉइसेस, दोज आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ आमा। सो साहब जी, क्षमा चाहती हूँ अगर हम आज क्लास शुरुआत आपके वंदना से ही कर सकते हैं क्या? नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसागुणं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो वैभव जय सुयाण भवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरम् वन्दे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनाय मह्यं चरमतीर्थयरमिमसतीर्थः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां
ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज जैसा कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं, सब्जेक्ट जो चल रहा है और वो है सप्त धातु का चक्र। चक्र शब्द तो मैं उपयोग कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए? एक सातों धातुओं का बना हुआ परस्पर एक चक्र जो है, वही जो है आगे चलकर एक से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, अब ये चल करके जो आ रहा है, तो एक चक्राकार स्थिति के अंदर सातों धातुओं का क्रम। अब सप्त धातु, क्योंकि शरीर रचना इस प्रकार की है ना, कहने का मतलब ये है कि सप्त धातु हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, शरीर रचना ही इस प्रकार की बनी हुई है। अब ये ज्ञान जो है ऋषि महर्षियों ने, धन्वंतरी जी ने, चरक ऋषि जी ने, वाग्भट, सबकी एक समान मान्यता है। किसी का इसके अंदर सप्त धातु क्रम के अंदर, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर किसी का मतभेद नहीं है। जो जिस तरह से सबने बताया है, अगर आपकी रस धातु बनेगी तो ही चल करके रक्त धातु भी बनेगी। रस नहीं बना तो रक्त नहीं बनेगा, नियम ही ये है साहब। अब रस हमारे आहार से बनना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना आहार लो कि जिसमें रस होना तो चाहिए साहब। अब वो रस धातु के साथ अगर हम सब आहार के अंदर आपको जो न्यूट्रिशन नरिशन मिलता है, वो प्रोटीन भी है, फिर आप देखिए कैल्शियम भी है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला भी मिल रहा है, कैलोरीज वाला भी जो है वो भी है, आयरन कंटेंट जो है वो भी है, अब विटामिन जो है वो भी मिलने चाहिए। ये मिनरल्स की बात जो आ रही है ये भी मिलने चाहिए, मैग्नीशियम भी मिलना चाहिए, फास्फोरस भी मिलना चाहिए। अब ये सारे जो भी है वो इसके साथ ही जुड़े हुए हैं साहब। अब लोगों की अपनी अपनी जो चॉइस है, किस तरह का आहार कौन लेते हैं, किस तरह का आहार कौन कर रहे हैं, अब ये सारे घटक मिले तब जाकर के शरीर चलेगा। जब हम गर्भ में थे, आए थे, तब माता के आहार से मिल रहा था, तो माँ ने जिस प्रकार का आहार लिया उसमें से बालक का शरीर बना था, तो घटक तो वही रहेंगे। कर्म शास्त्र के नियम से हम कहेंगे कि भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब इन सब का एक सामूहिक नाम है, वो है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु। सब इसमें आ गए, ख्याल है। अब जो है इनके अंदर से हम जो प्रतिदिन का आहार से ही आपका रस बनने वाला है। अब इन आहार के अंदर ये घटक सारे आने चाहिए साहब। सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि हमारे आहार के घटक इंग्रेडिएंट जो है वो सब अगर इस प्रकार के आहार में होंगे तो सातों धातुएं बनेंगी। जो पहले हम टेबल्स करके जो समझते थे तो सबका आधार, इधर आपने ये देखा कि शुक्र धातु है तो इसका आधार भी, रक्त धातु है तो इसका भी आधार इसी पर आएगा। फिर आगे बढ़िए आप, यहाँ पर ये तीसरी जो है मांस धातु है, तो मांस धातु का आहार रक्त पर, फिर रक्त से चला जाएगा तो मूल रस पर। डिपेंडेंट मतलब इसका आधार किस पर है, फिर ये जो है मेद धातु है, ये फिर आगे चल करके आपने अस्थि बना दी। अस्थि के बाद यहाँ पर जब आए तब आपको ये ख्याल आया कि ये मज्जा धातु है, और ये जहाँ शुक्र बन गया था।
शरीर की रचना इसी क्रम से बनती है, इसी क्रम से चल रही है और एक शरीर के हिसाब से बैलेंस बनाया। आप कल्पना करिए हजारों साल पहले जब कोई इक्विपमेंट्स, कोई साधन नहीं थे, उस समय भी इन ऋषि मुनियों ने कैसे शरीर को समझा होगा, कैसे शरीर की टोटल संचालन व्यवस्था समझी, माता के गर्भ में बालक की शरीर रचना कैसे बनती है कैसे समझा होगा। कहाँ एक्सरे थी या सोनोग्राफी थी या कुछ नहीं था। अब जो है एक एक ऋषि मुनियों को आप लेने जाओ, सब हजारों साल पहले की बातें हैं। तो ये जो बातें सब चल रही है किस तरह से बनाए, तो एक का आधार अब इधर से लीजिए तो शुक्र का आधार मज्जा पर मज्जा का आधार, अस्थि पर अस्थि का आधार, मेद पर मेद का आधार, मांस पर मांस का आधार, रक्त पर रक्त का आधार, रस पर। अब पहली धातु बिगड़ गई तो फिर सब बिगड़ेगी। रस धातु बिगड़ गई तो आगे बिगड़ेगी। आज के जनरल काल के अंदर सबसे पहले यही देखा जा रहा है, क्योंकि सबने अपना अपना आहार बिगाड़ा। अब जो आहार जंक फूड और फास्ट फूड का या विरुद्ध आहार जो भी हो रहा है, चल रहा है, उसके कारण जो है शरीर के अंदर जो नरिशमेंट आना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स जो मिलने चाहिए सब, वो नहीं मिल रहे हैं। वो नहीं मिल रहे हैं तो सारी तकलीफ आएगी। अब हमको सबको मालूम है कि ये स्किन है, एक बेडशीट है, स्किन के नीचे जो है पूरा रक्त है। अब रक्त के अंदर क्या क्या है घटक, ये सारे हमारे घटक जो है रक्त में है। सभी घटक जो है, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट वो हमारे इस रक्त में है। नहीं होंगे तो अब अस्थि को बनाना है और यहाँ से कैल्शियम नहीं आया तो हड्डियां कैसे बनेगी। पहले शरीर ही इस प्रकार से बनता है, पहले शरीर रस से बना, फिर रक्त का बना, फिर जाकर के जो है शरीर का मांस जो है ऊपर आया। जैसे एक आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो, फाउंडेशन करते हो, फाउंडेशन करने के बाद आरसीसी के रॉड्स जो है स्टील के वो खड़े करते हो, फिर उसके चारों तरफ आप जो है सीमेंट डाल करके उसको सॉलिड करते हो। वो रॉड भी खड़े होने चाहिए स्टील के और उसके चारों तरफ सीमेंट ने उसकी पकड़ मजबूत। ये मांस जो है ये हमारे शरीर पर जो है हड्डियों के चारों तरफ मुड़ करके वो एक शेप देता है आपको। क्या हड्डियों का तो एक स्केटल बन जाएगा, आधार स्तंभ। जैसे कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग को पिलर्स होते हैं, फिर कॉलम्स होते हैं, तो बेसिक चीज़ें तो वही है। हमारे शरीर के दोनों पैर की बड़ी लंबी हड्डियाँ जो है वो पिलर है। पूरे शरीर के अंदर सिर के स्कल्प से लेकर के पैर के तलिए तक पूरा शरीर के अंदर अस्थियां हड्डियां जो है वो बनी। लेकिन हड्डियों के अंदर जो है मज्जा आदि होगी तो काम आएगी। हड्डियां अंदर से खोखली है, जस्ट लाइक द ट्यूब है, तो उसके अंदर मज्जा होनी तो चाहिए कि नहीं, नहीं तो कैसे चलेगी। शुक्र धातु तो बहुत कीमती है भाई साहब। जस्ट लाइक आपने एक शुगर केन गन्ना देखा है तो गन्ने के अंदर जूस तो होना चाहिए कि नहीं। आपने दूध देखा है तो दूध में अंदर घी होना तो चाहिए कि नहीं। तभी तो एक प्रक्रिया करोगे तब दूध में से ही तो घी निकलेगा। ये बात विशेष है। अगर दूध में ही नहीं है, आजकल जैसे नकली दूध बन रहे हैं कई प्रकार के, अब उनके अंदर अगर वो घटक नहीं है तो अब उस दूध में से आप कितनी भी प्रक्रिया करिए कुछ भी नहीं बनेगा, घी नहीं बनेगा। आया कहाँ से दूध में घी, डाला किसने, कोई बाहर से लाकर तो डाला नहीं है। गन्ने के अंदर जो है वो गन्ने में जूस आया कैसे, गन्ने के जूस में इतनी मिठास कैसे आई, इतना मीठापन उसके अंदर कहाँ से आया। हर चीज जो है बरोबर उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये हमारे शरीर के अंदर भी होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब क्या है कि उम्र जैसे जैसे जिस तरह से बढ़ती है उस हिसाब से प्रमाण में बढ़ना चाहिए। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, इन तीनों का कैलकुलेशन किया जाता है। गर्भ में बालक है तो उसका वजन कोई 5-10 किलो नहीं हो जाएगा,
लेकिन उसके हिसाब से होगा कि 9.5 महीने में बालक का इतना वजन होना चाहिए, तो इतने जन्म के टाइम पर इतना ही होना चाहिए। कम होगा तो भी मुश्किल, ज़्यादा हो जाएगा तो भी मुश्किल। अब बालक जो है 5 बरस का हो गया, अब बालक 10 बरस का हो गया, अब बालक 15 बरस का हो गया, अब 20 बरस का हो गए, अब 25-30 के हो, उस हिसाब से आपकी हाइट बढ़ेगी, उस हिसाब से वजन बढ़ेगा। वजन किसका बढ़ने वाला है? हड्डियों का जितना वजन नहीं, उससे ज़्यादा 10 गुना तो मांस का वजन है। मांस के साथ में चर्बी का वजन आएगा, फैट जो वगैरह होती है, ये मेद वगैरह जो है। लेकिन एक लेवल होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए। मांस धातु और ज़्यादा अतिरेक हो गए तो लोगों का वजन बढ़ जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, इतना मोटापन बना जाएगा, ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मांस अगर कम रहेगा तो दुबले पतले दिखेंगे, सारी हड्डियां दिखेंगी। वैसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। आपने श्रीमद राजचंद्र जी का शरीर देखा होगा, एक एक हड्डी पसली आप गिन लो उनकी, समझे कि नहीं? दूर बैठे आपको दिखाई दे रही, तो भाई उनकी बात अलग थी कि उनको टीबी का रोग था, बरसों से रोग था। अब वो टीबी के रोग से ग्रस्त थे, शरीर उनका आरोग्य स्वस्थ नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में, 33-35 साल की उम्र में तो उनका शरीर ही छूट गया था, समझेगी। अब यहाँ पर हम एज का कैलकुलेशन करेंगे, उसके साथ में वजन का करेंगे, उसके साथ में जो है उसकी हाइट का करेंगे। अब हाइट बढ़ने के लिए हड्डियाँ बढ़ेगी तो हाइट बढ़ेगी ना, हड्डी नहीं बढ़ेगी तो हाइट कैसे बढ़ेगी सर? अकेले मांस से तो हाइट नहीं बढ़ती है। अब हड्डी बढ़नी है तो कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए सर। लेकिन अब आजकल समस्या क्या है कि जिसमें कैल्शियम है वैसा आहार अगर खाने में नहीं आ रहा है तो फिर हाइट कैसे बढ़ेगी, ये प्रश्न आ रहा है। तो ये है शरीर का एक सप्त धातु का चक्र, सबका बताया। रस कम होगा तो बीमारी, ज्यादा होगा तो बीमारी, सब प्रमाण में रहेगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। रक्त भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बीमारी, बहुत कम रहेगा तो बीमारी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे तो भी तकलीफ। तो ये जो है तकलीफें बरोबर बनी रहेगी सब हमारे साथ में। हमको ये चाहिए पहले कि हम इसको किस तरह से सब प्रमाण कैसे रखें। जैसे वात पित्त कफ के बारे में कहा था, वैसे ही सप्त धातुओं के बारे में है यहाँ पर। तो जैसे मांस है, मेद है, अब मांस में से कुछ आएगा तब मेद में जाएगा। शरीर के अंदर चर्बी, फैट अनिवार्य है, सम प्रमाण में अनिवार्य है। कई लोग बिल्कुल ही तेल बंद कर देते हैं, कई लोग बिल्कुल घी बंद कर देते हैं साहब, नहीं 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 बिल्कुल नहीं खाना है घी, नहीं खाना है घी नहीं। अरे भाई साहब, आयुर्वेद शास्त्र कह रहे हैं बैलेंस बनाइए, सर्वथा नहीं खाना है, ऐसी गलती मत करिए। लेकिन गलत चीज भी नहीं खानी है, ये बात है। अब वो काल था और आज का काल है। उस काल में लोगों के यहाँ हर घर में, परिवार में गाय भैंसे थी, घर में ही गायों का दूध बनता था, दूध से दही बनता था, छाछ बनती थी, मक्खन बनता था, घी बनता था, हर चीज थी। तो पूरा बालक के लिए तो एक परिवार में कोई कमी नहीं थी। अब आज मल्टी स्टोरी के ज़माने के अंदर आप रहते ही 25वें माल 50वें मंजिल पर, तो कहाँ तो गाय रखोगे, कहाँ भैंस रखोगे, क्या रखोगे? अब शुद्ध मिलता नहीं है साहब। फिर शुद्ध नहीं मिलता है तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप तो बैगन बन जाओ, आप तो ऐसे बन जाओ, दूध दही घी तो खाना ही नहीं, समझेंगे। फिर वो बीमारियाँ आ जाएगी। हमारी आँखों के लिए भी घी काम का है, हमारे ब्रेन के लिए भी घी काम का है। एसिडिटी जिनको ज़्यादा है उनके लिए गाय का शुद्ध घी बहुत काम का है। सिर्फ पानी में घी डाल करके पीने से भी एसिडिटी मिटती है। अब लोगों को ये ख्याल ही नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है। घी कैसे खाएं, घी नहीं खाना। अब आजकल घी आ रहा है ऐसा, लेकिन इसका मतलब आज सर्वथा सूर्यास्त हो गया है कि भाई देशी गाय का शुद्ध घी मिलता ही नहीं है, गिर गाय का शुद्ध घी मिलता ही नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मात्रा बहुत कम हो गई, क्योंकि स्लॉटर हाउस बहुत बड़े चल रहे हैं। इन स्लॉटर हाउसों के अंदर बहुत पशुओं की हिंसा हो रही है साहब। तो आखिर जब दूध ही से नहीं मिलेगा तो घी कहाँ से शुद्ध आएगा? इसलिए आज के ज़माने में कृत्रिम बनने लग गया
अब वो कृत्रिम किस में से बनेगा? सुअर की चर्बी में से बन रहा है। कोई पाम ऑयल मिला करके बॉईल करके डाल रहे हैं, कोई कुछ ऐसे लाने, कोई हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस से बना रहे हैं। वो जो है नुकसानकारक जरूर है। ऐसा खाने के बजाय तो ना खाना ही अच्छा है। ऑयल ले लो आप, इसमें कहा ना है, शरीर को फैट चाहिए ना, तो आप जो है सरसों के तेल में से ले लो, मूंगफली के तेल में से ले लो, तिल के तेल में से ले लो, और भी तो अलग अलग प्रकार के तेल मिलते ही हैं हमको। तो उसमें से भी आप लेकर के शरीर के अंदर जो स्निग्धता आवश्यक है वो तो देनी ही पड़ेगी। जितने प्रमाण में जितनी आवश्यकता है उतनी जरूर है। ओवर भी मत करिए, एक्सेस भी मत करिए, नहीं तो फिर जो है तकलीफ जरूर बढ़ेगी। तो दोनों बातें हमको समझनी है। अब ये आ गया तो आपको एक एक की बीमारियों का ध्यान रखना। अब दुनिया भर की हजारों बीमारियों को इन 7 विभाग में डिवाइड कर लो। अब 7 विभाग में धातुएं हैं, इनके कम वाली 7, ज्यादा वाली 7, तो 7 और 7 14 विभाग बन गए साहब। अब 14 विभाग के अंदर किसमें कौन सी कमी आ रही है, किसमें प्रमाण कम है, किसमें प्रमाण ज्यादा है? कम वाली बीमारियां भी बहुत आएगी। कैल्शियम नहीं मिला, ऑस्टियोस्पोरोसिस हो जाएगा। विटामिन डी नहीं मिला, ऑस्टियोस्पेरिन बन जाएगा। आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, वात प्रकोप ज्यादा हो जाएगा, तो हड्डियों के साथ में अगर वायु मिल गई तो आपको ऑस्टियोस्पोरोसिस ज्यादा हो जाएगा, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन जाएगा। अगर रस बिगड़ा है तो अस्थि में जा करके बिगड़ेगा। रस बिगड़ने से आम ज्यादा हो गया, म्यूकस फॉर्म ज्यादा हो गया, वो म्यूकस फॉर्म स्टोरेज हो गया। अब वो म्यूकस स्टोरेज हो गया तो उसको वायु ले जा करके कहाँ पहुंचाएगी? तो जहां शरीर के अंदर आपको रिक्त स्थान मिल रहा है वो जॉइंट्स में मिल रहा है सर, एम्प्टी स्पेस। अब वो जहां जाकर जिस जॉइंट्स में आपको मिल रहा है तो वायु उसको म्यूकस को ले जाकर वहां फंसा देगी। पूरे शरीर में संचारण करना रक्त का, तो इसका काम किसके साथ है? व्यानवादी वायु के साथ है। तो वो व्यान वायु जो है वो आपके पूरी बॉडी में सिर से लेकर पैर तक जो है ब्लड का सर्कुलेशन करेगी सब। तो बरोबर ब्लड का सर्कुलेशन चलना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट तो निरंतर चल रही है। श्वास ले रहे हैं तो हार्ट चल रहा है, श्वास ले रहे हैं तो हार्ट के अंदर से सारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत अनिवार्य है। अब वो सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब प्रमाण में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो है खून के अंदर कफ की मात्रा बढ़ जाए, मेद की मात्रा बढ़ जाए, फिर जाकर के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो पतली सी नसों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन फिर आपको हार्ट की तकलीफ कर देगा। अब ये तो चक्र हम समझ रहे हैं, इसी के साथ में आप वात पित्त कफ तीनों जोड़िए। अब इसी के साथ जब आप देखोगे तो वायु जो है अस्थि में है कि वायु आपके रक्त में है, पित्त आपके रक्त में मिक्स हो गया है कि पित्त आपके मेद में जा रहा है कि पित्त आपके शरीर के किन धातुओं में जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर सबके साथ में जिसका जो प्रमाण बढ़ेगा वो है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी कम है, बैठा हुआ जीवन ज्यादा है, तो आप निश्चित समझिए कि कफ की मात्रा स्टोरेज होती जाएगी, कफ बढ़ता जाएगा, जमता जाएगा। ख्याल है। फिर इसके साथ में हमको पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व शरीर के साथ में, ये शरीर के अंग में है, जुड़े हुए हैं, इनको भी हमको समझना पड़ेगा। तो ये भी जरूरी है, आकाश में ही तो वायु रहेगा, शरीर के अंदर वायु का संचार कहाँ होगा? एम्प्टी स्पेस रक्त कहाँ पर है? पेट में है सब। पेट में हमारा स्टमक के अंदर खाली जगह है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाली जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली जगह है, कोलन पार्ट में खाली जगह है, रेक्टम पार्ट में खाली जगह है। तो वहीं तो जाकर के वायु का संचार होगा, नहीं तो कहाँ होगा?
अगर स्टमक हमारा बिगड़ गया है, पेट खराब हो गया है, पाचन तंत्र बिगड़ा है, उसमें से वायु का प्रकोप ज्यादा हो, तो वो वायु जो है स्टमक से निकल करके फूड पाइप से सीधे मुंह से डकारे निकल जाएगी, समझे। क्योंकि वायु गतिशील है ना, वायु रुकने वाला नहीं। वायु स्टोरेज हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे कि नहीं। जो जिस प्रकार से जिस दिशा का है, अपान दिशा का वायु है, नीचे उतरना चाहिए। आपको जिस तरह से जो है व्यान उदान समान प्रमाण आदि का विचार करना। अब वायु के बिगड़ने से, अब वायु बिगड़ गई, हड्डियों में आ गई, तो आपके साथ शरीर के अंदर इधर तो कैल्शियम की कमी, इधर जो है आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी, और इधर वायु का संचार, और फिर वायु अपने साथ में यहाँ से रस धातु का बिगड़ा हुआ आम लेकर आ जाए, तो वो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन जाएगा। अब ये हमको समझना है, क्यों वायु कहाँ फंस गई, क्यों वायु आम को ले जाकर वहां स्टोरेज करके फंस गई। तो इसका सॉल्यूशन कोई ऑपरेशन थोड़ी है, नी रिप्लेसमेंट कराना ये ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ये तो बड़ी गलती हो रही है सर, कोई आवश्यकता नहीं है। वायु जाकर के आपके शरीर के जिन जॉइंट्स में फंसा है, अब वहां से वायु को निकालना है, वहां से आम को निकालना है। ये ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट होती है। तो वैसे घटक द्रव्य है, त्रिफला भी है, हरड़ भी है, ये कड़वे अपने क्या कैस्टर ऑयल जो है, तेल भी है अरंडी का, उसी के साथ सूंठ भी है, काली मिर्च भी है, बरोबर वहां से आम को भी हटा सकते हैं और म्यूकस को भी हटा सकते हैं। इतनी सामान्य चीजें हैं। अब ये खान पान के अंदर सुधारना करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ले जा करके सीधा ही जो है आप ये नी रिप्लेसमेंट करा दो और ऑपरेशन करा दो, ये गलती नहीं करनी है ऐसा। तो शरीर में तो वायु के रोगों के लिए ऑपरेशन नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। पित्त कहाँ पर है, पित्त का निर्माण तो बरोबर लीवर में ही हो रहा है। अब वो एक्सेस हो करके स्टमक में आ जाए, तब जा करके फूड पाइप में आएगा, आपकी छाती में सीने में जलन हो जाएगी, अब वो जा करके नीचे उतर के ब्लड में मिक्स हो जाएगा। तो किडनी क्या कर रही है, दोनों किडनियां जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करके, जो एसिड पित्त जो है ब्लड में घुस गया है, अब वहां से निकाल करके विरेचन में उसको कैसे बाहर फेंकना। इसलिए हमारा पेशाब पीला पीला होता है। अब पेशाब को देखना चाहिए रोज प्रत्येक व्यक्ति को, और प्रत्येक व्यक्ति अपना पेशाब देख ले कि पीलापन कम हो रहा है कि नहीं। जो लोग अगर पानी की मात्रा बहुत कम है, पीने में कम आ रहा है, या पित्तवर्धक आहार ज्यादा ले रहे हैं, या उष्ण प्रकार के आहार ज्यादा ले रहे हैं, तो निश्चित जाकर के उनको पित्त की बीमारियां होगी। पित्त की बीमारियों के अंदर स्किन डिजीज ज्यादा होते हैं। ब्लड में अगर पित्त आपका ज्यादा है तो स्किन डिजीज आपके निश्चित होने वाले हैं। रक्त की बीमारियां बरोबर होगी। रस भी बिगड़ा है, रक्त भी बिगड़ा है, दोनों बिगड़ करके आपको स्किन डिजीज हो रहे हैं, फिर आपके उसी प्रमाण में बढ़ेगा। हर सिर के एक एक बाल की जड़ भी रक्त के साथ जुड़ी हुई है। अब उसी रक्त में पित्त ज्यादा आएगा तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, हेयर फॉल ज्यादा होने लग जाएगा, सब बाल गिरने लग जाएंगे, समझे। आपकी आंखों में जलन होने लग जाएगी, आंखें सूखी होने लग जाएगी, प्यास की ज्यादा आवश्यकता रहेगी, मुंह सूखने लग जाएगा, जीभ सूखने लग जाए। अब भी पानी पिया था तो भी वापिस, अब वो प्यास नहीं लग रही है, लेकिन शरीर के अंदर इतने, अब लोगों का खान पान ही इस प्रकार का, चाय पी रहे हो, सुबह उठ करके चाय पी रहे हो, खाली पेट आप चाय पी रहे हो, चाय में भी गरम मसाला डाल के पी रहे हो, कोई जा करके कॉफी पी रहा है, कोई जो है अल्कोहल पी रहे हैं, कोई सिगारेट पी रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहे हैं। ये सारे जा करके आपके पित्त को विकृत करेंगे, बिगाड़ेंगे, और फिर वो आपके ब्लड में डालेंगे। क्या फायदा होगा, और बीमारियां बढ़ेगी आपकी। समझते हुए या जानते हुए भी आदतों के लाचार बन करके लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, आदतों से लाचार बन करके लोग अल्कोहल पी रहे हैं। सब कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप।
कितनी बड़ी गलती हो रही है कि वो स्मोकिंग आपके पित्त में आपको पित्त बढ़ा रही है साहब, पित्त विकृत कर रही है। तो चलते चलते यहाँ शुक्राणु भी जल जाएंगे सब। जिन लोगों को आप देखते हो डॉक्टर डायग्नोसिस करके बोलते हैं कि इनके स्पर्म्स ज़्यादा नहीं हैं, इनके स्पर्म्स की काउंटिंग ज़्यादा नहीं है, इनके स्पर्म्स की मात्रा कम है, मोर्टेलिटी कम है, शादी हो गई 10 साल हो गए, संतान नहीं है, भाई साहब उनके शरीर में पित्त का प्रकोप ज़्यादा है, उनका ब्लड एसिडिक ज़्यादा बन गया है। जो पीएच लेवल हमारा अल्कलाइन का होना चाहिए वो उन्होंने ज़्यादा बिगाड़ करके एसिडिक कर दिया है। अब उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री लो, कोई तो 10-20 वर्षों से जो है वो क्या पान पराग खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कोई बिमल का गुटखा खा रहे हैं, कोई क्या खा रहे हैं, और फिर जो है कोई बार बार खा रहे हैं। अब ये दिन में प्रमाण बढ़ता जा रहा है, तो आखिर जाएगा कहाँ पर, कहाँ जाएगा? कई लोगों को आप देखिए खाने के भोजन के तुरंत बाद, इधर भोजन किया तुरंत उठ करके सीधा ही पान पराग या तंबाकू का पड़ीका ले लेते हैं। कई लोग भोजन के तुरंत बाद जाकर के सिगारेट पी लेते हैं। पूरा खाया हुआ भोजन, चाहे उसमें कुछ भी हो, कितना भी अच्छा तत्व हो, सब अंदर सड़ करके एसिडिक कंडीशन बढ़ जाएगा, सबका तत्व नष्ट हो जाएगा। आप बोलो कि मैंने बादाम की बर्फी खाई कि काजू की पिस्ता की बर्फी खाई, सब जा करके नुकसान हो गया। नहीं समझने वाले लोग हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, बरसी तब करते हैं, तपस्या करते हैं, व्यासना करते हैं, और लास्ट में ऊपर से और चाय कॉफी पी रहे, नहीं थोड़ी पी रहे, नहीं थोड़ी पी रहे चाय को। पहले शुरुआत में पी और अब बोले कि व्यासना है, एकासना है, लास्ट में उठते टाइम और पी लेते हैं थोड़ी। ये कितनी बड़ी गलती हो रही है। आप भोजन को समझने को ही तैयार नहीं हो, तो ऐसा भोजन जा करके पहले ही आप रस कंडीशन बिगाड़ रहे हो, पहले ही पूरा जो है रस रक्त आपका बिगड़ रहा है, एक्सेस ब्लड पित्त बन करके पूरा ही रक्त में आ रहा है। तो रक्त के अंदर इतना पित्त हमेशा जलद होता है, जलाने वाला होता है, उष्ण होता है, बहुत गर्म होता है, और इतना एसिडिक हो जाता है जैसे मान लो आप नींबू का रस टाइल्स पर डाल के देखो, उस जगह पर आपका स्पॉट पड़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को पित्त की वॉमिट हो जाए और वो बाहर टाइल्स पर पड़े तो उसके ऊपर का स्पॉट जो दाग है वो साल भर नहीं जाएगा, इतना खतरनाक पित्त होता है। और ऐसा पित्त जब ब्लड में आ जाए, सोचिए तब क्या करना है। तो दोनों किडनियां रात दिन आपके ब्लड में से पित्त को निकाल करके पानी के साथ में बाहर फेंकती है, तब यूरिन के अंदर पीलापन आता है। तो यूरिन जो है, यूरिन में पानी की मात्रा तो है, लेकिन पानी की मात्रा कम है, पित्त की मात्रा ज़्यादा है, तो उसका यूरिन बिल्कुल पीला पीला है। जैसे पानी में हल्दी कैसे डालते हैं और अलग से होता हुआ कैसे निकलता है, दिख रहा है। उस यूरिन के आधार पर आपके सिम्टम्स का ख्याल आ सकता है। उस यूरिन के आधार पर आपका पित्त कितना ज़्यादा खराब होकर के आपके ब्लड में मिक्स हो रहा है, ये आपको समझना चाहिए। अब उसको क्या सुधारे भाई, दवाई की जरूरी नहीं है, आप पित्त कारक वस्तु कम करिए और पानी का प्रमाण ज़्यादा बनाइए। बात पूरी। अब 2 नारियल का पानी अगर पी लेते हो, 2 नारियल के पानी में आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस अच्छा मिल जाए तो वो आपके शरीर में से पित्त को घटाएगा, पेशाब को साफ करेगा। पेशाब को साफ करने का मतलब ही है, पित्त का प्रमाण घटा तो पेशाब आपका यूरिन जो है सफ़ेद शुद्ध आने लग जाए, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका प्रमाण। ये हमारी सिस्टम है कि आप शरीर तंत्र समझें और शरीर को कैसे सुधारना है। जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति है, इनके आधार पर शरीर को बैलेंस में बना करके कैसे चला सकते हैं हम, ये उद्देश्य बनाइए। कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है और एलोपैथी की भूल से भी आवश्यकता नहीं लग रही है। मतलब एलोपैथी का मतलब केमिकल बेस की वस्तु, अगर वो रसायन के वाले केमिकल बेस की वस्तु है
तो भूल से बच के रहिए, दूर रहिए। जैसे कि मान लो आपने एंटीबायोटिक ले ली, ऐसे एंटीबायोटिक वाली चीजें आप लोगे तो आपके शरीर की जो नेचुरल एंजाइम्स है डाइजेशन सिस्टम के, वो सब खत्म हो जाएंगे सर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आखिर पेट में कौन है, डाइजेस्ट कौन कर रहा है, आपका पाचन तंत्र किसके आधार पर चल रहा है? क्यों हम एंटीबायोटिक लें साहब, क्यों लें? नेचुरल एंटीबायोटिक हमारे लिए सूट है, हल्दी है, बहुत अच्छे एंटीबायोटिक का काम करने वाले हैं, वो आपके शरीर का नुकसान नहीं करेगी साहब। त्रिफला के साथ में हल्दी मिलाकर ले लो, त्रिफला हल्दी और सूट मिक्स कर करके ले लो, ताकि हल्दी की गर्मी का नुकसान भी नहीं, सौंठ की गर्मी का भी नुकसान नहीं, बैलेंस बना करके। और त्रिफला के अंदर आंवला है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस बना देगा। कई बार त्रिफला जो है वो गुड़ के स्वाद में लिया जाता है, कई बार त्रिफला और गुड़ मिक्स करके हल्दी के साथ में। सामने कौन पेशेंट है, कौन सी धातु किसकी बिगड़ी है साहब, किस हिसाब से किसको क्या देना है। तो ये क्या था कि हमारे पूर्वज जो वैद्य अच्छे थे, चिकित्सक थे, वो नाड़ी परीक्षा करके वात पित्त और कफ की परीक्षा कर लेते थे, फिर रस रक्त आदि के लक्षणों से बरोबर समझ लेते थे, उस हिसाब से औषध का सूचन। उनमें भी जो है कुशल वैद्य कौन थे, बिना दवाइयों के आपके खान पान में ही सुधारना करा के आपके रोग को मिटा दें, वो सबसे श्रेष्ठ वैद्य कहलाते थे। बाहर की औषधियों की आवश्यकता ही नहीं है। कहां से बाहर की औषधि लाना, कोई क्यों लाना वहां से, किसके अंदर किसका कॉम्बिनेशन कैसा करना है, सूंठ के साथ में काली मिर्च कब जोड़ना है, काली मिर्च के साथ में हल्दी कब जोड़ना है, त्रिफला के साथ में सूंठ कब जोड़नी है, त्रिफला में हल्दी कब मिलानी है, सीजन भी देखी जाती है, ऋतुचर्या देखी जाती है। हम अगले ये भी चालू करने वाले हैं ऋतुचर्या का भी। तो ये सारा कैलकुलेशन करने वाला एक कुशल वैद्य, चतुर होशियार वैद्य जो होता है कि ये सारी कंडीशन समझता है, शरीर शास्त्र को समझता है, रोग बीमारियों को समझता है, रोग होने के कारणों को समझता है, औषधियों का गुणधर्म समझता है, और औषधियों से आहार आदि से शरीर को कैसे निरोगी स्वस्थ रखा जाए। ये एक चिकित्सक, कुशल चिकित्सक के लिए चारों बातें होनी बहुत अनिवार्य है। आज एलोपैथी में क्या कर दिया है, कारणों की चिंता ही छोड़ो, आप सिम्टम दिख रहे ना, ये लो, ये लो, ये दवाई ले लो आपका ये हो जाए, ये दवाई ले लो आपका। अरे कारणों की समीक्षा सबसे पहले अनिवार्य है। एलोपैथी वाले ज्यादा इस बात को ही छोड़ रहे हैं, कारण वारण मत छोड़ दो साहब, क्या क्लिनिकल क्या है या शरीर के अंदर क्या चेंजेस है, वो एक्सरे सोनोग्राफी में न तो वात के प्रकोप आते, न पित्त के आते हैं, न कफ के आते हैं। आप देख लीजिए, ऐसे वायु के प्रकोप आपको सोनोग्राफी एक्सरे में नहीं मिलेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। अब ये चीजें जो है वो आपकी वात पित्त कफ की किस प्रकृति में आ रहे हैं, किस तरह से किस में आ रहे हैं, वो आपको देखना है। इसलिए हमको देखिए बीमारी कौन सी आई है, आहार जन्य बीमारियां। आहार जन्य बीमारी कौन सी है कि भोजन के अंदर हमने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, स्वाद पर ध्यान दिया, तो बीमारियां आएगी। आपके शरीर की प्रकृति वात की है, पित्त की है, कफ की है, वात पित्त की है, वात कफ की है, कफ पित्त की है, कफ वात की है, ये आपको देखना है। अब उसका बैलेंस हम भोजन से कर लें, बहुत बड़ी सुधारना हो गई। फिर हम अपने रक्त सप्त धातुओं को देख लें, सातों धातुओं का बैलेंस कम ज्यादा किसका कितना है, ये समझ लिया आपने। और फिर आपने जो है अब अपने आहार में सुधारना कर ली, आप अपने वात पित्त कफ को सुधार रहे हो सब, तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा।
अब आप पित्त क्यों बिगड़ रहा है? तो पित्त के बिगाड़ने वाले हमारे घर के अंदर कौन से पदार्थ हैं? एक का बिगड़ रहा है कि दूसरे का बिगड़ रहा है कि तीसरे का बिगड़ रहा है? अब वो तेल मिर्ची से ज्यादा तली हुई भुनी हुई स्पाइसी फूड रात को 10 बजे खाएगा और सोएगा तो उसको पित्त नहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? जब हम विरुद्ध आहार की चर्चा विचारणा करेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि कितने प्रकार से विरुद्ध का हम विचार करेंगे साहब। द्रव्य विरुद्ध है, क्षेत्र विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, स्वाद विरुद्ध है, इच्छा विरुद्ध है, भाव विरुद्ध है, गुण विरुद्ध है, रोग विरुद्ध है, प्रकृति विरुद्ध है, स्वभाव विरुद्ध है, नाम विरुद्ध है, आकृति विरुद्ध है, ऋतु विरुद्ध है। अब ये सारी बात करते 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 स्मिता जी इट विल टेक 1 आवर्स टाइम, 1 ईयर्स टाइम ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो नॉलेज ले रहे हो, ये ज्ञान ले रहे हो, समझे कि नहीं? ये विशेषता है कि हम पहले अपने शरीर को समझें, शरीर के साथ में आहार की शुद्धि को समझें, शरीर को समझ करके शरीर की इंटरनल फंक्शनिंग सिस्टम क्या है, 2 से 3 बस सब मत समझिए आप। पाचन तंत्र कैसे चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे चल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, शरीर का विसर्जन काम कैसे हो रहा है, बहुत हो गया, इतना तो बहुत हो गया। आप 2-4 बातों को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आप जो है, आपको कोई बड़ा डॉक्टर तो बनना नहीं है ना, शरीर तंत्र समझ करके घर परिवार के 4 सभ्यों का ही तो संसार चलाना है। परिवार में हो ही कितने आप? 4-5 का परिवार, 5-7 का परिवार। अब जो भी है तो पहले आप प्रत्येक घर के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूं प्रत्येक घर के अंदर माता पिता दोनों ही शरीर शास्त्र को जानने वाले, आहार शास्त्र को जानने वाले, शरीर तंत्र की फंक्शनिंग सिस्टम को समझ लें और रोग के कारणों को समझ लीजिए, बस बात पूरी हो गई। अब घर के आहार की सुधारना कर लो। पति को डायबिटीज ज्यादा है तो पत्नी अपने आहार में शुद्धि कैसे करनी है समझ ले, और फिर पति को, क्योंकि डायबिटीज ये कफज व्याधि है और पाचन तंत्र की मंदता का रोग है साहब। अब पत्नी को समझना चाहिए कि इनको कैसा खुराक देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए, कितने प्रमाण में देना चाहिए, क्या देना चाहिए। ये अगर समझ जाए पत्नी तो किसी के घर में भी डायबिटीज नहीं होगा। वात प्रकोप हो रहा है तो किस उम्र में हो रहा है वात प्रकोप? वात की उम्र बड़ी है, मतलब बड़ी उम्र वालों को ज्यादा करके वात रोग होता है, छोटे बच्चों को ज्यादा कर कफ रोग होता है, यंगस्टर पीपल वगैरह जो ज्यादा कर उनको पित्त रोग होता है। तो ये कब होता है, क्यों होता है? अब वही वात रोग अगर कल चल करके बच्चों में होने लग जाए तो फिर उनके लिए उल्टा है, या कफ रोग चल करके जो है बड़े लोगों में हो जाए तब जा करके नुकसान है, और वही कफ का रोग ही बिगड़ करके पूरा रूप स्वरूप बिगाड़ करके वो अस्थमेटिक कंडीशन बन जाए तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो पहले समझना पड़ेगा हाँ साहब, कहीं ना कहीं सबसे पहले आकर पाचन तंत्र जिसका बिगड़ा उसकी रस धातु बिगड़ गई, ये नियम ही है। जिसका भी पाचन बिगड़ा है उसकी रस धातु बिगड़े, मतलब रस धातु के बिगड़ने से पाचन बिगड़ा है, ये पाचन के बिगड़ने से रस धातु बिगड़ी। कार्य कारण भाव जिसका जिसके साथ लगाओ बरोबर बैठ जाएगा। अब ये तंत्र ही ऐसा है तो शरीर शास्त्र को कैसे समझे हम? अब उसको आपको गेहूं बंद कराना चाहिए, गेहूं से ज्यादा कफ वृद्धि हो रही है, राइस पॉलिश राइस से ज्यादा कफ वृद्धि हो रही है, दूध दही घी से ज्यादा कफ वृद्धि हो रही है, गरिष्ठ मिठाई जिसके अंदर घी शक्कर ज्यादा है और उसके अंदर मैदा या गेहूं है तो उसके कारण ज्यादा कफ वृद्धि होगी, ये निश्चित है। गुड़ खाएगा तो कफ वृद्धि ज्यादा होगी। तो ये सोच समझ करके जिसकी कफ वृद्धि है अब उसका प्रमाण ज्यादा है तो कंट्रोल कैसे करें? शरीर में एक भी वस्तु एक्सेस प्रमाण में ज्यादा आ जाएगी तो नुकसान होगा।
नुकसान ज्यादा होगा। तो वो हम घटाएं कैसे? अब कम कैसे? कम करने के लिए सबसे पहले कि जिसमें से कफ वृद्धि हो रही है वो बंद करिए। बात तो इतनी सी है ना, जिसमें से कफ वृद्धि ज्यादा हो रही है ऐसे घटक आहार में से घटाते जाइए। अब ये पूरे पूरे एक घर में पत्नी हो जो रसोई बना रही है, पति हो, माता पिता, दो जने घर में पूरा लिस्ट बना करके दीवार पर रख लेना चाहिए। अपने घर में अपने परिवार का लिस्ट बनाना है, एक एक का आप लिखिए, छोटे बच्चे का, बड़े का, सब, युवक का है, पत्नी का है, पति का है, बरोबर इनकी प्रकृति लिख करके सामने आप बरोबर दीजिए। तो ये निश्चित रूप से आप अपने रोग बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हो। ख्याल है? इधर अगर आपको ये देखना है मांस धातु बढ़ी है, उसको जो है ज्यादा करके घी तेल वाली वस्तुएं न दें। मेद धातु बढ़ी है, उसको ज्यादा घी तेल वाली वस्तुएं न दें। किसको देना है? जो फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा करता है, जिसका शारीरिक श्रम ज्यादा है, उसको जरूर आप गरिष्ठ वस्तुएं दीजिए। वो पाचन कर लेगा, तब जाकर के उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी। अब जो घर में ससुर है, सास ससुर है, अब उनका तो फिजिकल एक्सर्शन ही नहीं है इतना, अब उनको ज्यादा गरिष्ठ दे दोगे तो पाचन नहीं होगा। उनको बैठे रहना है, सोते रहना है, कुर्सी पर, सोफा पर आए, थोड़ी देर बैठे, टीवी देखा, बिस्तर पर जाकर सोए, फिर आए, बैठे, खाए। अब वो बैठे बैठे खाते रहेंगे या गरिष्ठ खाएंगे तो पाचन तो नहीं होगा। तो वो उनके शरीर में तो बीमारी बढ़ाएगी, निश्चित बढ़ाएगी सर। ये हम कैसे लक्ष्य रखें, शरीर तंत्र को कैसे समझें, सप्त धातु, आहार चक्र, वात पित्त और कफ, ये बैलेंस कैसे बनाए सर, बोलिए। अब ये अगर जो है, जो भी कोई व्यक्ति अपने ताप घर में बरोबर प्रमाण सर बढ़ा लेता है या अपना जो है चार्ट टेबल बना करके उस हिसाब से रखेगा तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ये चलना चाहिए, बरोबर चलना चाहिए। आप प्रत्येक भोजन के अंदर प्रतिदिन आप बरोबर माप ले लीजिए, क्या लगेगा। अब उसके बाद हम चिकित्सा के लिए विचार करेंगे। अनाज से भी चिकित्सा होती है, दालों से चिकित्सा होती है। कौन सा अनाज परिवर्तन करके किसके कफ आदि को कैसे रोका जा सकता है। ज्वारी बाजरी खाने वाले को कफ कम होगा, गेहूं खाने वाले को कफ 10 गुना ज्यादा होगा। ये सब के अंदर बरोबर प्रमाण देख लीजिए साहब, हर व्यक्ति के लिए एक एक के साथ हम बरोबर ये बात बैठा सकते हैं। तो ये समझना है। आज सप्त धातु का मैंने ज्यादा नहीं लिया है, पहले लिया है तो वापस रिपीटेशन नहीं करना है। अब नेक्स्ट टाइम से हम सब धातु के बजाय जो है ऋतु चक्र वगैरह ले लेंगे तो उसके साथ समझ देंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। बहुत कुछ जानने को मिला हमें और बहुत कुछ प्रयोग में लाने के लिए मिला। इससे पहले किसी के पास कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, आप अनम्यूट करिए एनके जैन जी और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी साहब जी, आपने जो वायु बताई थी शरीर के ठीक होने के लिए, वायु का क्या नाम होता वायु आवाज आवाज क्लियर नहीं है सर आपका। है? प्रश्न को आप फिर से पूछिए। 5-10 मिनट जब ये कक्षा शुरू हुई थी इसमें आपने वायु का नाम लिया था। अपान। हाँ, वो आन व्यान उदान समान अपान। तो व्यान धातु जो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करती है ना, वो नहीं बिगड़नी चाहिए ऐसा। जी हेना मेहता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। बोलिए हिनाबेन मेहता, बोलिए जल्दी। आपने जो ये बताया ना कि बाजरी ने जो घઉં જવ ખાઈએ તો ન થાય પિત્ત, પણ ગરમીમાં પણ બાજરી ખવાય સાહેબજી? ગરમીના દિવસોની અંદર બાજરી જવારી મિક્સ કરીને ખાઓ। હવે અચ્છા, જે લોકો
डायबिटीज वाले जो लोग हैं उनको गुड़ से भी गेहूं बंद ही कर देना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए। गेहूं हाँ। चावल टोटली बंद कर दो, उनको ज्वारी बाजरी खाएंगे तो इतना कफ नहीं बढ़ेगा, तो बहुत फायदा हो जाएगा। और जैसे अस्थमा वाले हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए सब। तो ये एक तरीका है ना, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट अपने आहार में से खुद ही कर सकते हैं। कहने का मतलब जी एक तरफ कफ वृद्धि हो रही है, एक तरफ कफ बढ़ रहा है, एक तरफ मांस बढ़ रहा है, एक तरफ मोटापा बढ़ रहा है, और फिर भी हम तो गेहूं के ही खा रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं पराठे चाहिए, वो बोलते हैं नहीं थेपला पोतैया चाहिए, वो बोलते हैं ऐसा चाहिए। तो फिर भी बढ़ती जाएगी बीमारी, तो और तकलीफ होती जाएगी। करेक्ट। मयूर जोशी जी, हाँ आप साहेब अपना जी। प्रश्न पूछिए। સાહેબજી મથિર મંદામી આપે કીધું કે જેને કફ થઈ જતો હોય એને ગોળ ના ખાવો જોઈએ, તો અમને કફ થાય તો અમે રાબ બનાવીને પીએ છીએ, તો એ ન પીવી જોઈએ ગુંદરની રાબ સૂટ પીપરી પણ નાખીને? ગોળ તમે બોલ્યા પછી ગુંદર બોલો છો, બે अलग अलग કેમ બોલો છો? ગોળ જે નહીં એટલે નારું છે, હા ગોળ जो है गुड़ कफ बढ़ाने वाला है, ये बात निश्चित। અચ્છा तो फिर आपको समझ लेना चाहिए, गुड़ भी कब बढ़ाएगा, शक्कर और ज्यादा कब बढ़ाएगी, क्या उसके साथ हाँ में। और जब पाचन तंत्र हमारा बरोबर नहीं है या कम है, पाचन पूरा नहीं होता, इसलिए कब बढ़ रहा है। जो खाया हुआ अगर पच गया होता तो कब नहीं बनता। खाने वही यही गेहूं जो है मजदूर लोग खाते हैं ना, तो मजदूर लोगों को क्यों बनता है, तो उनको कब नहीं बनता है, उनका परिश्रम ज्यादा है। અને તમારું તો ખાલી પુણ્ય જ મોટું છે કે મોટા શેઠાણી છો એટલે બિસ્તર ઉપરથી પલંગ ઉપરથી સોફા ઉપર ટીવી જોઈને પાછું સુવાનું હોય। એવા શેઠાણી પછી જો ગોળ ખાધે રાખે ને ગોળની વસ્તુ ખાય તો और वजन वधी जैसे हैरान થઈ જશો। અચ્છા તો फिर राब चलो और किसको और पूछ। साहब जी, बच्चों में ऐसा आजकल देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह उन्हें नॉजिएटेड फील होता है, उल्टी जैसी आती है। वो किस उनकी क्या इस दोष का कारण प्रकृति? देखिए निश्चित समझिए कि या तो उनकी एसिडिक कंडीशन बनी है, पित्त ज्यादा खराब हुआ है, या उनका पेट साफ नहीं है, या उनके अंदर जो है कफ वृद्धि हो गई है, बाल्यावस्था कफ वृद्धि के रोगों वाली है। तो अगर उनको नौशिया आता है या वॉमिटिंग होती है तो आप देखिए कि कफ की वॉमिट है कि पित्त की वॉमिट। अब उनके खाने के अंदर से आप सुधारना करा दीजिए, समझे कि नहीं। तो जिस प्रकार से है आजकल दही दूध ऐसा आ जाता है तो उसके कारण भी बिगड़ सकता है कई बार। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ बच्चों के अंदर भी अब दौड़ना खेलना कूदना बहुत कम हो गया है, वो भी मोबाइल गेमों पर उतर गए, तो फिजिकल एक्सर्शन उनका भी कम होता जा रहा है। अब वो भी बैठे बैठे खाने लग जाएंगे, फिर क्या होगा, उनके अंदर ओबेसिटी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेगी। हमको ये मांस जो है आपके शरीर को चलाने वाला है ना, शरीर को मूवमेंट्स देने वाला मेद भी तो है, नहीं तो ये जॉइंट्स के अंदर जॉइंट्स कैसे चलेंगे फिर। तो इसके अंदर भी जो प्रमाण है तो वो भी हमको देखना है। तो ये बच्चों के अंदर तो ये कोई बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। हिना जी, आप अपना प्रश्न लीजिए। સાહેબજી जी અમે દરરોજ જમતી વખતે ગોળ ખાઈએ છીએ, તો શું ઈ નહીં સારું? हमारी तो दर वक्त एवज करे छे, हमेशा उनका नहीं रहता है। मैंने बोला है कि जो प्रकृति हो उसको नहीं खाना, बस बाकी दूसरे मेरे जी, ख्याति जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप अनम्यूट करिए। हाँ, મથિન નામી સાહેબજી આ પીએચ લેવલ જે તમે કીધું એ है ना, नेटवर्क शरीर का आप न्यूट्रल लेवल जो पीएच लेवल होता है वो, अगर पित्त आपका बढ़ जाएगा तो भी नुकसान हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, वायु बढ़ जाएगी तो नुकसान। अब ये एसिडिक क्यों करना हमको, हमारा ब्लड जो है वो अल्कलाइन रहना चाहिए, लेकिन हम लोगों को सुबह उठ के खाली पेट चाय पीनी है, चाय के साथ नमकीन खाना है, तो उनका पीएच लेवल जरूर बिगड़ करके एसिडिक बनेगा। गलती हमारे आदतों की गलतियों से हम नुकसान कर रहे हैं। आप किसी कारणवश अगर हम कभी कोई प्रश्न
सेशन के बीच में बाद में आप अपने हमारे चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट कक्षा में ले सकते हैं या तुरंत ही उसे पढ़ के ले सकते हैं। सो आई थिंक हम यहाँ पे हमारा सारे प्रश्न खत्म होते हैं, तो हम अब विराम की ओर प्रस्थान करेंगे साहब जी। नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सव्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पन्नतो तमो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो तमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहब जी। धर्म जय लाभ जिनेन्द्र साहब।